Hi everyone, my name is Chetan and I welcome you all to my channel. This is first lecture of congruence of triangle. This is chapter number 13 in 8th standard maths textbook. In this chapter, we are going to learn what is congruence and what are the tests of congruence. तो हमारा चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस और सेकंड पार्ट में हम टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस को डिस्कस करेंगे. यहाँ पर 5 डिफरेंट टेस्ट दिए गए, उससे हम एक वन बाय वन करके सीखेंगे. अभी इस लेक्चर नंबर 1 में हम सीखेंगे व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस और ये जो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है इसे हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 2 में. तो आप इस वीडियो के एंड तक बनी रहिए और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है या फिर कोई सजेशन है तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पर जाकर उसे शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में. तो आइए शुरू करते लेक्चर नंबर 1. तो अभी लेक्चर नंबर 1 शुरू करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं. इसे आपने सीखा था. सपोज अभी ये ट्रायंगल है, यहाँ पर हमें ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल डी ई एफ. अभी इस ट्रायंगल डी ई एफ में इस ट्रायंगल डी ई एफ पर बेस्ड ये 5 क्वेश्चंस है. इन 5 क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है. तो चलिए हम अभी इसे आंसर करने की कोशिश करते हैं. opposite to which is the angle opposite to side DE. तो साइड DE, ये जो साइड DE है ये ट्रायंगल DEF है और ये जो साइड DE है वो किस एंगल के अपोजिट में. तो अभी ये जो साइड DE है ये इस एंगल F के अपोजिट में. तो ये हुआ इसका अपोजिट एंगल. ये हमारी साइड DE है और ये हुआ उसका अपोजिट एंगल. तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? एंगल F. तो इसका आंसर क्या होगा? एंगल F is opposite to side DE. Now we will move to second question, which is the side opposite to angle E. अभी ये जो एंगल E है यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल E है इसके अपोजिट में कौन सी साइड है? तो एंगल E के अपोजिट में ये साइड DF है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइड DF. अभी हम ये क्वेश्चंस के द्वारा कुछ कंसेप्ट्स रिवाइज कर रहे हैं. तो उन कंसेप्ट्स को हम यूज करने वाले इस चैप्टर में. तो इसके लिए हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं इसे. तो आइए देखते हैं. अभी हम थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. अभी बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर. विच एंगल इज इंक्लूडेड बाय साइड DE एंड साइड DF. तो साइड DE, ये देखिए ये साइड DE है, ये DE साइड है और DF, ये DF है. तो इन दोनों साइड के अंदर कौन सा एंगल आ रहा है ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो देखिए एंगल इज इंक्लूडेड. इंक्लूड मतलब क्या होता है? मतलब ये साइड DE और DF के बीच में कौन सा एंगल है वो हमें लिखना है. इन मतलब अंदर, ये हमें पता है. इनसाइड. इंक्लूड मतलब हम इसे इनसाइड भी बोल सकते हैं. अभी DE और DF इसके अंदर कौन सा एंगल आता है यहाँ पर देखिए, ये एंगल DE और DF में इंक्लूड है. तो हम इसे क्या कहेंगे? एंगल F इज इंक्लूडेड इनसाइड एंगल. ये कौन सा एंगल है? एंगल D.
तो ये एंगल डी क्या है? इट इज इंक्लूडेड बाय साइड डी ई एंड डी एफ। तो आपको आशा करता हूँ आपको ये एंगल इंक्लूडेड इन साइड ये आपको समझ में आया होगा। एंगल इज इंक्लूडेड बाय टू साइड्स। अब ये दो साइड्स के अंदर ये दो साइड्स मिलकर ये एंगल फॉर्म करती है, तो इसे इस एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल इंक्लूडेड बाय साइड। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच साइड इज इंक्लूडेड बाय एंगल ई एंड एंगल एफ? तो हमें ऐसी साइड ढूंढनी है जो एंगल ई और एंगल एफ के बीच में आती है। तो यहाँ पर देखिए, ये है एंगल ई और ये है एंगल एफ। तो एंगल ई और एंगल एफ के बीच में कौन सी साइड आ रही है यहाँ पर? ये देखिए, साइड ई एफ। ये जो साइड ई एफ है ये क्या है? इस एंगल के बीच में आ रही है। मतलब ये साइड ई एफ इस इन दोनों एंगल्स में कॉमन है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ई एफ इज इंक्लूडेड बाय एंगल ई एंड एंगल एफ। तो हम क्या कहेंगे इसे? साइड ई एफ। साइड ई एफ इज इंक्लूडेड बाय एंगल ई एंड एंगल एफ। तो अभी इसे हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये देखिए, अभी ये एंगल ई है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? एंगल डी ई एफ। और ये जो एंगल एफ है हम इसे कैसे लिख सकते हैं? एंगल डी एफ ई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो साइड ई एफ है, ये जो साइड ई एफ है ये क्या है? इन दोनों एंगल्स के लिए कॉमन है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? ये जो साइड ई एफ है इट इज इंक्लूडेड बाय एंगल ई एंड एंगल एफ। तो आशा करता हूँ आपको साइड इंक्लूडेड इन एंगल क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। तो अभी बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। स्टेट्स स्टेट द एंगल्स एडजेसेंट टू साइड डीई। अभी साइड डीई, ये जो साइड डीई है इसके एडजेसेंट कौन सा एंगल है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइड डीई है इसके एडजेसेंट कौन सा एंगल है? यहाँ पर देखिए, ये जो ई वाला पॉइंट है इस पर कौन सा एंगल है? एंगल ई। और ये जो यहाँ पर डी वाला पॉइंट है वहां पर कौन सा है? एंगल डी। तो साइड डी के एडजेसेंट कौन सा एंगल्स है? एंगल डी एंड एंगल ई। ये दोनों एडजेसेंट है टू साइड डी। ये दो एंगल्स क्या है? एडजेसेंट है टू साइड डी ई। तो आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी। यहाँ पर आपको क्या समझना है? एंगल इंक्लूडेड बाय साइड, मतलब दो साइड्स मिलकर जब एक एंगल तैयार होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एंगल इंक्लूडेड इन साइड। अभी यहाँ पर देखिए, जब दो एंगल्स मिलते हैं, देखिए ये एंगल एक है और ये सेकंड एंगल है। ये फर्स्ट एंगल है और ये सेकंड एंगल है। तो इन दोनों एंगल्स में जो एक साइड कॉमन होते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं? साइड इंक्लूडेड इन एंगल्स। ये क्या होती है? साइड इंक्लूडेड इन एंगल। और ये जो होता है ये क्या होता है? एंगल इंक्लूडेड इन साइड। तो ये दो कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मतलब ये जो दो साइड्स होते हैं इनको ज्वाइन करके जो हमें एंगल मिलता है उसे क्या बोलते हैं? एंगल इंक्लूडेड इन साइड। और यहाँ पर जो
हमें साइड मिलती है दो एंगल्स को मीट करने के बाद, उनमें जो एक कॉमन साइड आती है यहाँ पर, तो उसे क्या बोलते हैं हम? साइड इंक्लूडेड इन एंगल। तो ये दो कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आएगी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। फिर ये साइड अपोजिट टू एंगल और एंगल अपोजिट टू साइड, ये तो इजी है, ये आप समझ गए होंगे। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर हमने रिवाइज कर लिए। और ये जो एंगल होते हैं एडजेसेंट टू साइड, वो भी आप समझ गए होंगे। सपोज ये एक साइड है ई एफ, तो ई एफ के लिए एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे? ये ई एफ साइड है, इसके लिए एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे? ये एंगल ई और एंगल एफ। उसी तरह ये जो साइड डी एफ है, इसके लिए एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे? एंगल डी और एंगल एफ। तो इस तरह से आप ये भी कंसेप्ट समझ होंगे, एंगल एडजेसेंट टू साइड। तो हमने ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर रिवाइज कर ली। अभी इन कंसेप्ट्स को हम इस चैप्टर में यूज करने वाले। तो अभी हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की ओर। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस क्या होता है ये हम अभी सीखेंगे। द फिगर विच exactly coincide with each other after superimposition are called congruent figures। मतलब अगर आप सपोज ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, अभी इस लाइन के ऊपर मैंने एक सेम लेंथ वाली लाइन इस तरह से रख दी, तो इसे क्या कहेंगे हम? सुपर इम्पोजिशन कहेंगे। मतलब एक के ऊपर एक जो हम रखने की प्रोसेस होती है, एक के ऊपर एक रखते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोजिशन। जब दो फिगर्स को हम सुपर इम्पोज करते हैं और सुपर इम्पोज होने के बाद वो एग्जैक्टली कोइंसाइड करते हैं, तब हम उन फिगर्स को क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अभी यहाँ पर देखिए, ये दो लाइन से हमने ड्रॉ कर लिए, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकेंड लाइन है, और हमने इसे एक दूसरे के ऊपर रख दिया। अभी इन दोनों लाइंस की लेंथ क्या है? सेम है। तो इसके जो एंड्स है वो क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, एग्जैक्ट कोइंसाइड करेंगे, क्योंकि इन दोनों की लेंथ सेम है। तो अभी फिर हम क्या कह सकते हैं? जब ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं रखने के बाद, सुपर इम्पोज होने के बाद, जब ये फिगर्स कोइंसाइड करती है एक दूसरे को, तो अब हम क्या कहेंगे? ये दोनों फिगर्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। अभी यहाँ पर मैंने आपको लाइन के एग्जांपल से समझाया है, तो आप कॉन्ग्रुएंट इस कंसेप्ट को सीखने के लिए आप कोई भी फिगर यूज कर सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, लाइन हो या एंगल हो। तो मैंने आपको एक सिंप्लीफाई करने के लिए ये यहाँ पर फिगर एज ए फिगर लाइन को यूज किया। तो आप कौन सा भी शेप यूज कर सकते हैं। तो आपको ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की कंसेप्ट समझ में आएगी। तो अभी देखिए, सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो सपोज यहाँ पर मैंने दो इक्वल लेंथ की सेगमेंट्स ड्रॉ कर लिए। ये सपोज इसके जो लेंथ है वो क्या है? 6 सेंटीमीटर है, और इसकी भी लेंथ क्या है? 6 सेंटीमीटर है। मैं क्या करूँगा? इस सेगमेंट को इस सेगमेंट के ऊपर रख दूंगा। रखने के बाद क्या होगा? ये जो एंड्स है, इन दोनों सेगमेंट्स के जो एंड्स है वो क्या करेंगे? दे विल एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ ईच अदर। तो जब ये एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ ईच अदर होते हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि बोथ दी सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये आपको करना है। सेम हम एंगल्स के साथ भी कर सकते हैं। सपोज मैंने एक 30 डिग्री का एंगल निकाला
और एक दूसरा भी 30 डिग्री का एंगल निकाल। ये 30 डिग्री का एंगल। फिर मैंने क्या किया, इस एंगल को इस एंगल के ऊपर रख दिया। तो ये क्या होगा, इससे ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से कोइंसाइड करेगा। फिर ये जो यहाँ पर वर्टेक्स फॉर्म हुआ है वो इस वर्टेक्स से मैच हो जाएगा, और ये जो दूसरा पॉइंट है वो इस पॉइंट से कोइंसाइड हो जाएगा। तो जब ये दोनों फिगर्स एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगी तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स क्या है, these angles are congruent। तो सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपको अभी यहाँ पर समझ में आएगा। और एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये भी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? फिगर्स which exactly coincide each other after superimposition are called congruent figures। सुपरइम्पोजिशन मतलब एक के ऊपर एक रख देना। यहाँ पर देखिए, ये फिगर हम थ्रू आउट द चैप्टर इसे समझने के लिए यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है, और ये क्या है, ट्रायंगल डी ई एफ है। तो हमारी कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन क्या है? द फिगर विच एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ ईच अदर आफ्टर सुपरइम्पोजिशन। तो अभी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सेम। तो यहाँ पर देखिए, इन अभी देखिए, ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, और ये ट्रायंगल डी ई एफ है। मुझे क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल को सुपर इम्पोज करना है। तो सुपर इम्पोज में कैसे करूंगा, ये जो वर्टेक्स डी है मैं इसे करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ए इस पर प्लेस कर दूंगा। ये जो वर्टेक्स एफ है इस वर्टेक्स को सी पर सुपर इम्पोज करूंगा, और ये जो वर्टेक्स ई है मैं इस वर्टेक्स ई को इस वर्टेक्स बी पर सुपर इम्पोज करूंगा। मतलब ये क्या हुए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हुए। कौन से? ये वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स ए बी सी, ये किसे करस्पॉन्ड कर रहे हैं, वर्टेक्स डी ई एफ। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को इस करस्पॉन्डेंस के हिसाब से एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करूंगा। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा कि ये जो सेगमेंट ए बी है इसकी क्या लेंथ है, ए बी की और डी ई की लेंथ है। ये जो सेगमेंट ए बी और सेगमेंट डी ये क्या है, ये दोनों सेगमेंट, इनकी लेंथ क्या है, एक है। फिर बाद में ये जो सेगमेंट बी सी है और ये सेगमेंट ई एफ है, इन दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। और ये जो सेगमेंट ए सी है इसकी लेंथ और डी एफ की लेंथ क्या है, सेम है। तो अभी हमने यहाँ पर सीखा था कि जब दो सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल होती है तो वो क्या होती है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होती है। तो यहाँ पर ये जो सेगमेंट ए बी है, दिस सेगमेंट ए बी विल बी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी ई। तो देखिए, ये इक्वल होता है और ये कॉन्ग्रुएंट होता है। तो इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट की साइन ये होती है, और ये जो साइन है ये करस्पॉन्डेंस की साइन है। तो इस तरह से हम ये करस्पॉन्डिंग पेयर को दिखाते हैं। करस्पॉन्डेंस मतलब एक जैसे दिखने वाले वर्टेक्स, यहाँ पर इस केस में एक जैसे दिखने वाले होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डेंस। तो अभी
यहाँ पर सेगमेंट ए बी और सेगमेंट डी ये दोनों क्या है, लेंथ में इक्वल है। तो हमने सीखा था कि जब दो सेगमेंट इक्वल होते हैं लेंथ में, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे उसे, सेगमेंट ए बी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी ई। तो ये देखिए, ये सेगमेंट ए बी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी ई। यहाँ पर हमने आइडेंटिकल मार्क लगा लिए है इस तरह से। तो इससे क्या होगा, ए बी और डी आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, ये इससे हमें पता चलेगा। ये होता है आइडेंटिकल मार्क। तो इस तरह से आप आइडेंटिकल मार्क लगा सकते हैं, जिससे भी आप इसे करस्पॉन्ड करेंगे उसे भी इस तरह से सेम आइडेंटिकल मार्क लगाना है। अभी ये सेगमेंट बी सी क्या है, सेगमेंट ई एफ से लेंथ में इक्वल है। तो इसलिए ये सेगमेंट बी सी क्या होगी, इट विल बी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई एफ। तो इसलिए हमने सेगमेंट ई एफ को आइडेंटिकल मार्क लगाया है, इसके जैसा, सेगमेंट बी सी के जैसा। फिर आते हैं सेगमेंट ए सी की ओर। अब ये जो सेगमेंट ए सी है, ये क्या है, लेंथ में इक्वल है किससे, सेगमेंट डी एफ से। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ और कॉन्ग्रुएंट। तो इसलिए सेगमेंट ए सी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी एफ। फिर बाद में हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को एक के ऊपर एक प्लेस किए हैं इस तरह से, ये करस्पॉन्डेंस यूज करके। वर्टेक्स ए को वर्टेक्स डी पर रखा है, वर्टेक्स बी को वर्टेक्स ई पर रखा है, और वर्टेक्स सी को वर्टेक्स एफ पर रखा है। तो अभी इन सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो एंगल ए, इसकी हम मेजरमेंट करेंगे और इस एंगल डी की मेजरमेंट करेंगे। अभी ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होने के बाद ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए है वो क्या होगी, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी से इक्वल होगी। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए विल बी इक्वल टू measurement of angle D. Same will be case with measurement of angle B. It will be equal to measurement of angle E. और ये जो measurement of angle C होता है, that will be equal to measurement of angle F. अभी हमने सीखा था कि जब एंगल की मेजरमेंट सेम होती है तो both the angles are congruent to each other। तो इसे यूज करके हमने, इस कंडीशन को यूज करके हमने एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया। तो जब साइड्स और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC is equal and congruent to triangle DEF। तो इस तरह से हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, तो देखिए फिर से एक बार मैं आपको शॉर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फिगर्स होती है उनको एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज कर दे। तो सुपर इम्पोज करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस केस में दो ट्रायंगल्स दिए गए हमें। तो इन ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। फिर हम वन बाय वन उसके साइड्स को चेक करेंगे, फिर उसके एंगल्स को चेक करेंगे। जब साइड्स की मेजरमेंट सेम आती है तो हम क्या कहेंगे, उन दोनों के साइड्स क्या है, एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट है, जैसे कि इस केस में हुआ। फिर हम क्या करते हैं, एंगल्स की मेजरमेंट लेते हैं। अभी एंगल्स की मेजरमेंट भी सेम आ रही है। तो हमें पता है कि जब एंगल्स की मेजरमेंट सेम होती है तो
एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो उस कंसेप्ट को यूज करके हमने यहाँ पर तीनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा है। तो इस तरह से हमने ये जो 6 पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6, इन 6 पार्ट्स को वेरीफाई करके हमने क्या कंक्लूड किया कि ट्रायंगल ABC इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो हमने इस तरह से इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो 6 पार्ट्स है, इन 6 पार्ट्स को यूज करके ये जो ट्रायंगल है इसे कॉन्ग्रुएंट दिखाया। तो एक्चुअल में इट इज नॉट नेसेसरी टू शो all 6 corresponding parts of triangle as congruent। तो एक्चुअल में ये जो 6 पार्ट्स होते हैं, ये 6 पार्ट्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने की जरूरत नहीं है। तो एनी 3 पार्ट्स इज सफिशिएंट। तो अभी इस ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये जो 6 पार्ट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई भी 3 पार्ट्स रहेंगे, तो कोई भी 3 पार्ट्स यूज करके आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं।